देखो समास क्या होते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द या प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास। क्या कहते हैं? समास। जैसे एक शब्द हो गया, फिर एक शब्द और हो गया, ये दोनों मिलकर कोई दूसरा शब्द बनाते हैं ना, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समास। जैसे हिमालय हो गया पहला शब्द, दूसरा हो गया पुत्र, इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? हिमालय पुत्र। इसका मतलब क्या होता है? हिमालय का पुत्र। और इसी तरह पहला शब्द हो गया भाई, फिर हो गया बहन, इन दोनों ने मिलकर ये बना दिया भाई बहन, तीसरा शब्द। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम? समास। अब ना मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपके आगे काम आएंगे। समस्त पद किसे कहते हैं? समास में ना दो पद होते हैं, एक पहला पद जिसको हम कहते हैं पूर्व पद, एक होता है द्वितीय पद जिसको हम कहते हैं उत्तर पद। इन दोनों को मिलाकर जो एक नया पद बनता है ना, उसे हम क्या कहेंगे? समस्त पद। फॉर एग्जाम्पल ये जो हिमालय है ना, ये क्या? पहला पद जिसको हम कहते हैं पूर्व पद। और ये क्या? पुत्र, दूसरा पद जिसको हम कहते हैं उत्तर पद। ये दोनों मिलकर ये तीसरा शब्द बना दिया, इसको हम क्या कहेंगे? समस्त पद। यानी ये क्या है? समस्त पद। आ गया आपको समझ में? एक बार फिर देखिए, जैसे ये हो गया, इसे कहेंगे पहला पद या फिर पूर्व पद। ये तो हो गया पहला पद या पूर्व पद। और ये है जो ये दूसरा पद या फिर कहेंगे इसे उत्तर पद। ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? ये तीसरा शब्द यानी भाई बहन। तो ये क्या होगा? समस्त पद, इसको कहेंगे समस्त पद। चलिए फिर कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे ये हो गया पूर्व पद, ये उत्तर पद, ये समस्त पद। माखन चोर, इन दोनों को मिलकर क्या बन गया? माखन चोर, जिसे कहेंगे हम समस्त पद। अब माखन चोर का विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा? माखन को चुराने वाला। माखन चोर किसे कहेंगे? माखन को चुराने वाला। तो इसे क्या कहेंगे? समास विग्रह। अब दोबारा देखिए, जैसे ये यथा हो गया और ये हो गया शक्ति, इन दोनों के मिलकर बन गया यथा शक्ति। इसका मतलब क्या हुआ? शक्ति के अनुसार। अब यथा तो बन गया पहला पद जिसे हम कहेंगे पूर्व पद, शक्ति बन गया दूसरा पद जिसे हम कहेंगे उत्तर पद, यथाशक्ति ये क्या होगा? समस्त पद। अगर इस समास का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? शक्ति के अनुसार, जिसे हम कहेंगे समास विग्रह। अब मेरी बात ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको हर एक बात समझ में आएगी बिल्कुल आसानी से। ठीक है, इतना आगे आपको समझ में। जो पहला पद होता है इसे कहते हैं पूर्व पद, दूसरा पद होता है इसे कहते हैं उत्तर पद, जो इन दोनों को मिलकर कोई तीसरा पद बनता है इसे हम कहेंगे समस्त पद। अगर इसका विग्रह करेंगे जैसे हम संधि विग्रह करते थे, अगर इसका विग्रह करेंगे जैसे माखन चोर का माखन को चुराने वाला, तो इसे हम क्या कहेंगे? समास विग्रह। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? अब बात करते हैं समास के प्रकार की, जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वो ये 6 हैं। इन्हीं के बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। मैं फिर कहता हूँ, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनोगी तो आपको हर एक बात समझ में आएगी, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अब जैसे देखो, सबसे पहले आ गया द्विगु समास। ये किसे कहते हैं? जहाँ समस्त पद के पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण होता है उसे कहेंगे द्विगु समास। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो मैं, जिस समास के आगे कोई संख्या दे रखी हो तो उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास। देखिए, जिस भी समास के आगे आपको संख्या दे रखी हो तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास। एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं, जैसे छमाई तो आगे क्या होगा? 6। शताब्दी आगे क्या होगा? सत, सतमी ने 100। यानी जिसके भी आगे आपको संख्या दी हुई मिले उसे कहेंगे हम द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। इसके अलावा देखिए त्रिनेत्र, त्रि मतलब 3, तीन नेत्र मतलब 3 आँखें। शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का योग। इसी तरह नवग्रह, नव महीने 9, 9 ग्रहों का समूह, नव आगे तो ये क्या हो गया? द्विगु समास। इसी तरह त्रिलोक, त्रिलोक मतलब 3 लोकों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समूह। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया द्विगु समास किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, जिसके आगे आपको संख्या दिखे वो क्या हो गया? द्विगु समास। अगर बात करें कर्मधारय समास की, जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो उसे हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। देखिए इसकी पहचान क्या है? जैसे हमें दे दिया परमानंद, अगर इसका विग्रह करेंगे तो देखिए परम है जो आनंद। इसी तरह होगा जैसे अंधकूप, अंधा है जो कूप, गोबर गणेश, गोबर से बड़ा गणेश, श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। यानी इसका विग्रह इस तरह होगा। अगर आसान भाषा में कहूँ, जहाँ पर आपको तुलना दे रखी हो वहाँ पे क्या होगा? कर्मधारय समास। जैसे प्राण प्रिय है, प्राण के समान प्रिय है,
यानी प्रिय की तुलना कर दी प्राण से। इसी तरह चरण कमल, कमल के समान चरण, यानी चरणों की तुलना कर दी कमल से। इसी तरह कमल नयन, कमल के समान नयन, यानी इसकी आंखें किसके समान है? कमल के समान। यानी जहाँ पर तुलना कर रखी हो उसे हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है? उपमेय और उपमान के बीच संबंध होता है। उसके बाद बात करते हैं द्वंद्व समास की। इसमें क्या होता है? पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान होते हैं। अगर कॉमन भाषा में कहूँ, इसमें क्या मिलेगा? अगर इसका विग्रह करेंगे या तो इसमें और आएगा या फिर या आएगा, तो ऐसे समास को क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। या फिर पहले और दूसरे पद के बीच में क्या मिलेगा? ये वाला, ये स्लैश, उससे हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास। जैसे राधा कृष्ण, इसके बीच में ये आ गया ना, तो कुछ नहीं देखना आपको, समास कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। इसी तरह नर नारी, ये आ गया ना, ये कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राधा और कृष्ण, और आ गया ना, नर नारी, नर और नारी, हार जीत, हार या जीत होता ना, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। बहुब्रीहि समास, इसमें क्या होता है? पहला पद और दूसरा पद दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। कहने का मतलब ये है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को प्रधान बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल त्रिलोचन, त्रिलोचन में क्या होता है? तीन नेत्रों वाला। अब सोच के देखो, तीन नेत्रों वाला कौन है? श्री भगवान शंकर यानी शिव जी। तो इन्होंने क्या किया? किसी तीसरे को प्रधान बना दिया। इसी तरह दशानन, दशानन में क्या होता है? 10 मुख वाला, 10 मुख वाला, इसका मतलब क्या हुआ? रावण, क्योंकि रावण के 10 मुख थे ना, तो इसलिए क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। इसी तरह नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, कौन है वो? भगवान शिव जी। गजानंद, इसका मतलब क्या हुआ? हाथी के समान मुख, तो किसका मुख है ये? श्री गणेश भगवान का। इसी तरह कमल नयन, कमल के समान नयन, तो किसके हैं ये? श्री राम जी के। तिरंगा, 3 रंगों वाला, इसमें क्या हो गया? भारतीय झंडा। वैसे तो तिरंगा 3 आ गया ना आगे, यहाँ पे द्विगु समास भी हो सकता है वैसे तो। देखो जैसे हो गया दशानन, इसमें क्या हो गया? 10 मुख वाला, कौन है? रावण, तो समास कौन सा हो गया? बहुब्रीहि। लेकिन इसके साथ साथ देखिए 10 मिने 10, तो मैंने क्या बताया था? जिसके आगे संख्या हो वो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु। ठीक है, एग्जाम में आपको या तो द्विगु दिया मिलेगा या मिलेगा बहुब्रीहि। ठीक है, इनमें से एक ही मिलेगा आपको ऑप्शन में, तो जोन सा ऑप्शन में हो उसका निशान लगा देना आप। उसके बाद है अव्ययी भाव समास। इसका सिंपल सा फंडा है, जिसके आगे अव्यय लगा मिले वो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। फॉर एग्जाम्पल आप बस इन अव्यय को याद कर लेना, आ, बे, भर, नी, बे, यथा, प्रति, बे, आ। अगर आपने ये याद कर लिए आपको आसानी से पता लग जाएगा कि अव्ययी भाव समास कौन सा है। जैसे बे से देखो, बेवफा, बेपनाह। ठीक है, भर, भर पेट, तो भर पेट में कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव, क्योंकि इसके आगे क्या लगा? भर, भर क्या है? अव्यय, तो आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। इसी तरह बेवफा, बे लग गया ना आगे, तो ये कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव। यथा, यथाशक्ति, यथा आगे लग गया, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। आगे प्रति, प्रतिदिन, जैसे आजीवन, जीवन भर, बेअसर, असर के बिना, भर पेट, पेट भर के, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यहाँ पे लग गया ना। ये आगे क्या मिलेगा आपको? अव्यय लगे मिलेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। इसमें देखो बेफायदा, फायदे के बिना, बे लग गया ना आगे, बेवफा में बे लग गया, बेपनाह बे लग गया, तो इस तरह क्या होगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और इसकी एक और पहचान है, अगर दो एक जैसे शब्द एक साथ आए तो वहां पर भी क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। जैसे रातों रात, हाथों हाथ, फटाफट, उसके घर रातों रात चोरी हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। तो फ्रेंड आ गया आपको अव्ययी भाव समास। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की। देखो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। सिंपल भाषा में समझो इसे भी। जो तत्पुरुष समास है उसके 6 भाग हैं। आपने कारक तो पढ़े होंगे, कर्ता ने, कर्म को, करण से। जैसे कारक कितने हैं? 8। सबसे पहले क्या आता है? कर्ता, आप कर्ता को छोड़ दो, और सबसे लास्ट में क्या आता है? संबोधन, संबोधन को छोड़ दो।
यानी पहला और आठवां छोड़ दो, बच गए 6। ये 6 ही क्या है? तत्पुरुष समास। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला होगा कर्म, फिर करण, फिर संप्रदान, फिर अपादान, फिर संबंध, फिर अधिकरण। क्या? अधिकरण। ये 6 कारक आपको ध्यान में रखने हैं। ये क्या हो जाएंगे? हमारे तत्पुरुष समास। अब पता कैसे लगेगा कि ये तत्पुरुष समास है? सिंपल सी भाषा है, हमें कोई भी समास दिया मिलेगा, अगर हम उसका विग्रह करते हैं, उनमें से हमें जिस भी विभक्ति का लोप मिलेगा वही हो जाएगा हमारा समास। फॉर एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम में अगर सुख भोगी में कौन सा समास है? सुख भोगी को विग्रह करके देखिए, सुख को भोगने वाला, सिंपल है ना। सुख भोगी मतलब सुख को भोगने वाला, सुख को भोगने वाला। तो यहाँ पर क्या आ गया? को। क्या आ गया? को। कर्ता ने कर्म को, क्या आ गया? कर्म को। तो ये समास कौन सा हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास, है ना। सिंपल। हमें उसका विग्रह करके देखना है और फिर देखना है बीच में क्या आया, का, के, की, जो भी आता ना, फिर उसको देखिए ये कौन से कारक में आता है, वही हो जाएगा हमारा समास। एक एग्जाम्पल और देखिए, देशभक्ति, इसका विग्रह करिए, यानी इसको तोड़िए। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, कॉमन सी बात है। देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति। यहाँ पर क्या आ गया? के लिए। अब आती है बात, आपको ये याद होनी चाहिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। किसके लिए? संप्रदान के लिए। वहाँ पर भी क्या था? के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। बस एक बार आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मेरे साथ बोलिए, मैं याद कराता हूँ आपको। कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से अलग, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण हे, हरे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कर्म तत्पुरुष समास। जिस समास के अंदर ना को का लोप होएगा उसे हम क्या कहेंगे? कर्म तत्पुरुष समास। किसका लोप? को का लोप। मैंने क्या होता है? छुपा हुआ। अब एग्जाम्पल देखिए, स्वर्गगत, गत मीने जाने वाला, मतलब स्वर्ग को जाने वाला। यहाँ पर क्या गया? को का मतलब कर्ता ने कर्म को। उसी तरह ग्रामगत, ग्राम को जाने वाला या ग्राम को गया हुआ, ठीक है। यश प्राप्ति, यश को प्राप्त। कष्ट भोगी, कष्ट को भोगने वाला। परलोक गमन, परलोक को गमन या परलोक को गया हुआ। इसके बाद आ गया गृहगत, गत मीने गया हुआ, घर को गया हुआ। तो इसमें क्या आया? को। क्या? को। तो इसलिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। अब बात करते हैं करण की। करण में क्या होगा? या तो से का लोप होएगा या द्वारा, इन दोनों में से किसी का भी लोप हो तो वो क्या हो जाएगा? करण समास। जैसे गुणयुक्त, इसका विग्रह करिए, यानी इसको अलग करिए। गुणयुक्त मैंने गुण से युक्त, गुणयुक्त गुण से युक्त। अगर इसको हम कहते गुण को युक्त, ये तो बात ही नहीं बनी। गुण युक्त मतलब गुण से युक्त। रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त। क्या रहा हर बारी? से। इसलिए कौन सा समास हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास। इसी तरह हस्तलिखित, हाथ से लिखित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। रेखा अंकित, रेखा से अंकित। किस संप्रदान तत्पुरुष कौन सा होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। तो जिसमें के लिए का लोप हो उसे कहेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। उसके बाद देख लेते प्रयोगशाला। इसका मतलब क्या हो? प्रयोग के लिए शाला। फिर देखिए देशभक्ति। अब सोचिए ये कैसे आएगा? देश के लिए भक्ति। क्या? देश के लिए भक्ति। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। अगर आप इसका विग्रह करोगे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि सही कौन सा है। अब देखिए हवन सामग्री, तो मैं कहता हूँ हवन को सामग्री, ये तो बात ही नहीं बनी। हवन से सामग्री, तो भी नहीं बनी। हवन के द्वारा सामग्री, ये भी नहीं बनी। अगर मैं बोलता हूँ हवन सामग्री मतलब हवन के लिए सामग्री, तो लगता है ना हाँ भाई ये सही है। तो कौन सा हो गया? हवन सामग्री, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, आप ये कर लीजिएगा। उसके बाद है अपादान तत्पुरुष समास। इसमें क्या होगा? से का लोप होगा। एक बात देखिए, जो पीछे आया था कर्ण, कर्ण में भी क्या था? से का लोप। इसमें भी क्या है? से का लोप। लेकिन कर्ण में एक तो से का लोप था, एक द्वारा का। लेकिन अपादान में क्या होगा? सिर्फ से का लोप होगा। या तो आपको ऑप्शन में अपादान देगा या देगा कर्ण, इन दोनों में से एक ही देगा अगर उसका संधि विक्रय से होता है तो। से एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ, गुणहीन, तो इसका मतलब क्या होगा? गुण से हीन। रस भरा, रस से भरा। जन्म अंध, जन्म से अंधा। ठीक है, ये भी आ गया आपको समझ में। अब बात करते हैं समन तत्पुरुष समास की। इसमें क्या होगा? का के की का लोप होगा, यानी का के की छुपे होंगे।
फॉर एग्जाम्पल सिर दर्द, सिर दर्द मतलब सिर का दर्द। राजपुत्र, राजपुत्र का मतलब क्या होता है, राजा का पुत्र। राजसभा, राजा की सभा। जो कर्म तत्पुरुष समास था उसमें क्या था, को का लोप, लेकिन इसमें क्या है, का के की है, ना कि को। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। मृग नयनी, मृग के समान नयन, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, के आ गया तो संबंध तत्पुरुष समास। अब बात करते हैं आखिरी समास की, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें क्या होगा, या तो मे का लोप होगा या पर का। जैसे घुड़सवार, इसे तोड़ के देखिए, घोड़े पर सवार, घोड़े में सवार तो नहीं बोल सकते, घोड़े पर सवार। देशागमन, इसका मतलब क्या होगा, देश में आगमन। यहाँ पर क्या आएगा, में, तो पर और में क्या होएगा, अधिकरण। जैसे कानाफूसी, कानों में फुसफुसाहट, यहाँ पे क्या आ गया, मन। जग बीती, जग पर बीती, तो आंसर हो गया क्या, अधिकरण समास। तो फ्रेंड ये आपको समझ में आ गया समास।